अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। F6 के पेपर्स में अक्सर इस फ्रिक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसको 2 या 3 वीडियो में इस पूरी टॉपिक को कवर कर सकें। अच्छा, आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ेंगे, फ्रिक्शन है क्या और फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन एक फोर्स का नाम है और ये फोर्स हमेशा सरफेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर मूव कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। हम यानी कोई भी पर्सन इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो सरफेस है जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये सरफेस ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप्ड हो जाती है। जिस तरह आपका फ्लाइट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में डेवलप्ड होगा? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मींस आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको अपोज करेगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगी? अपोज होगी। इसीलिए फ्रिक्शन जो आपके बुक में लिखा है, फ्रिक्शन को इस तरह डिफाइन किया है कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच विल ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो अपोज क्यों करेगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप्ड हो जाता है। सरफेस की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप्ड हो जाता है। इसलिए हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच विल ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा, तो दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक सिंपली एक फोर्स है विच इज़ ऑलवेज, आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज अपोजिट टू और अप्लाइड फोर्स, जो हमारे अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। अच्छा, अब फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है वो पढ़ेंगे। फ्रिक्शन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस। बोथ सरफेसेस मीन्स एक तो ऑब्जेक्ट की सरफेस, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फुटबॉल है, मूव कर रहा है इस सरफेस पर। फुटबॉल की सरफेस और जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो उसका सरफेस, यानी फुटबॉल जिस सरफेस पर मूव करेगा वो सरफेस, इन दोनों सरफेसेस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ये जो ग्राफ 1 में आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल ऑलवेज स्मूथ ही होता है, मींस उसमें इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं पाई जाती है। जिस तरह ये टायर है, टायर में आपको दिखाई दे रहा है ये रफ ऑब्जेक्ट है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। हमेशा रफ ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और स्मूथ ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन कम होती है। ये स्मूथ ऑब्जेक्ट है तो इसमें फ्रिक्शन, फुटबॉल स्मूथ है तो इसमें फ्रिक्शन कम होगी। अच्छा, ये पहला जो ग्राफ है इसमें सरफेस भी स्मूथ है और ऑब्जेक्ट भी स्मूथ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी। सेकंड ग्राफ में अगर देखा जाए, ऑब्जेक्ट दो केसेस है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रफ है, सरफेस स्मूथ है। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट स्मूथ है बट सरफेस रफ है, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो रफ है। तो यहाँ कुछ ना कुछ ग्राफ 2 में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी। ग्राफ 1 के कंपेरेटिवली अगर देखा जाए, ग्राफ 2 में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ग्राफ 1। और थर्ड केस में अगर देखा जाए, ऑब्जेक्ट भी रफ है, टायर है और सरफेस भी रफ है, तो यहाँ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा ग्राफ 3 में होगी और सबसे कम फ्रिक्शन ग्राफ 1 में होगी, और फिर उससे मिडिल फ्रिक्शन जो इंटरमीडिएट फ्रिक्शन है वो ग्राफ 2 में होगी। तो फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस। अगर नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस स्मूथ थी तो फ्रिक्शन कम होगी, अगर नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस रफ थी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। सो एक फैक्टर तो ये हुआ कि नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ऑपरेसिंग फोर्स है। ऑपरेसिंग फोर्स है क्या? यहाँ से आप इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 ब्लॉक लिया है, एक ब्लॉक का मास 5 kg है, इस ब्लॉक का मास 5 kg है और इस ब्लॉक का मास 2 kg है। कौन ज़्यादा ऑपरेस करेगा सरफेस को?
ऑब्वियसली 5 kg का जो मास है वो ज़्यादा ऑप्रेस करेगा इस सरफेस को, और जो 2 kg का मास है वो कम ऑप्रेसिंग फोर्स होगी, यानी वो कम ऑप्रेस करेगा सरफेस को। इसका मास ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑप्रेस करेगा सरफेस को, और जो 2 kg का ब्लॉक है उसका मास कम है तो कम ऑप्रेस करेगा इस सरफेस को। अब अगर हम इक्वल फोर्स लगाएं दोनों पर, ब्लॉक 1 पर भी और ब्लॉक, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद कौन सा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने इस पर भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और इस पर भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो कौन कौन ज़्यादा मूव करेगा, कौन लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा? ऑब्वियसली जो लाइट ऑब्जेक्ट है जो 2 kg है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जो हैवी ऑब्जेक्ट है। यानी फॉर एग्जांपल आपने सेम फोर्स अप्लाई कर लिया दोनों पर 5, ये मे बी ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करे, ये जो लाइट ऑब्जेक्ट है और ये जो हैवी ऑब्जेक्ट है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करे। क्यों? क्योंकि इसकी ऑपरेसिंग फोर्स ज़्यादा है, इसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। जो 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है इसने ज़्यादा ऑपरेस किया है इस सरफेस को, तो यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप्ड होगा, सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा इसको अपोज करेगा, इसलिए ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, इसकी मोशन अपोज हो जाएगी। वाइल जो 2 kg का मास है इसने सरफेस को कम ऑपरेस किया था, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ वो हैवी ऑब्जेक्ट जब भी मूव करते हैं किसी भी सरफेस पर उसको ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, और जो लाइट ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है उसको सरफेस कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। सो ऑपरेसिंग फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है। ऑपरेसिंग फोर्स से मतलब यही है मास, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसको ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसको कम फ्रिक्शन मिलेगा। सो इन दो फैक्टर्स पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। होपफुली कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते, अच्छा ये यहाँ पर शो किया है, ये जो 5 kg का मास है इन्होंने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये 5 kg का मास है, और जो 2 kg का मास है इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। वजह यही है, इसकी ऑपरेसिंग फोर्स ज़्यादा है 5 kg का मास, और इस 2 kg का मास का जो ऑपरेसिंग फोर्स है सरफेस पर वो कम है। अब नोट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया है द फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फिर दूसरा, अच्छा एक और पॉइंट इसमें है, व्हेन इट कम इनटू एक्शन, फ्रिक्शन कब एक्शन में आएगी? फ्रिक्शन हमेशा जब आप फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब आप पुश करेंगे, ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करेंगे या पुल करेंगे तभी फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अदरवाइज़ अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, आपने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्राफ की तरफ दोबारा आ जाए, यानी आप अप्लाइड फोर्स को भी यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पर अगर आप अप्लाइड फोर्स को ना लगाए, मींस ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पड़ा रहेगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तब फ्रिक्शनल फोर्स, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी। फ्रिक्शन तब एग्जिस्टेंस में, तब एक्शन में आती है जब आप ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो होपफुली कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फ्रिक्शन कब एग्जिस्टेंस में आती है? फ्रिक्शन इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन अ बॉडी इज पुश और पुल ओवर अ सरफेस। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे किसी भी सरफेस पर, तब ये एक्शन में आ जाता है, तब ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है फ्रिक्शन। वेक्टर्स की बात करें तो नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, जिस तरह हमने ग्राफ्स में पढ़ा था, यानी दोनों सरफेसेस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर भी डिपेंड कर रहे हैं, और जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके सरफेस पर भी। दूसरा फैक्टर कौन सा था? ऑपरेसिंग फोर्स, यानी मास बिटवीन टू सरफेसेस। अगर ऑपरेसिंग फोर्स ज़्यादा थी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ऑपरेसिंग फोर्स अगर कम थी तो फ्रिक्शन कम होगी। यहाँ पर डिफाइन किया है, rub your palm over different surfaces,
you will find that it is easy to move on a smooth surface. यानी आप अपने हाथ को एक स्मूथ सरफेस पर उसको स्लाइड करने की कोशिश करें, उसको मूव करने की कोशिश करें। स्मूथ सरफेस पर आप अपने हाथ को इजीली मूव कर सकते हो, वाइल आप अपने हाथ को किसी रफ सरफेस पर मूव करने की कोशिश करो तो वो फिर कुछ मुश्किल हो जाता है। मीन्स वो आप इतना इजीली उसको मूव, अपने हाथ को इतना इजीली मूव नहीं कर पाओगे जितना आप स्मूथ सरफेस पर इजीली मूव कर सकते हो। तो ये आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो घर में। दूसरा जो प्रेसिंग फोर्स की बात करें, हार्डर यू प्रेस योर पाम ओवर अ सरफेस मोर डिफ़िकल्ट मीन्स ये भी आप अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप अपने हाथ को सख्ती से मीन्स प्रेस करें सरफेस पर, फिर आप इसको मूव करने की कोशिश करें तो ये मूव नहीं करेगा। क्योंकि आपने प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा कर दी। और फिर आप अपने हाथ को रिलैक्स करें और प्रेस ना करें ज़्यादा सरफेस को, फिर आप इजीली उस सरफेस पर अपने हाथ को मूव करा सकते हो। तो ऑपरेसिंग फोर्स पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ऑपरेसिंग फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, और ऑपरेसिंग फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम होगी। थैंक यू।